नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरजेडी पार्टी से महाराष्ट्र का महासचिव होने के नाते से एक वीडियो के माध्यम से बेरोजगार युवा और शिक्षा पद्धति, स्वास्थ्य, अनेक मुद्दों के विषय पर हम बात करेंगे। मेरी व्यक्तिगत समझ ज्यादातर महत्वहीन है। गरीबी नीति के प्रभारी अधिकारी और हमारे कई नेता गण इसे समझते हैं या नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक अलगाव और चुनाव के मुद्रीकरण में तेजी को देखते हुए संभावनाएं कम है। सबसे बुनियादी जरूरतों के मुद्दों पर, गरीबों के मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर, बेरोजगारी के दर्द को बयां करती है। ये पंक्तियां बोल रही हो जैसे कि अब तो घर की दीवारों को भी इंतजार है अगली पीढ़ी का रोजगार का। बेरोजगारी आज भारत की ही नहीं वरना विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्याओं में से एक है। भारत में इस समय करोड़ों लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं क्योंकि कार्य अनुभव तथा आय के निश्चित क्षेत्र की अनुपस्थित निर्धनता को जन्म देती है तथा इसके बाद निर्धनता व बेरोजगारी का यह दुष्प्रभाव सदा चलता रहता है। बेहतर अवसरों की तलाश में युवा प्रदेश अथवा देश से पलायन करते रहते हैं। ऐसे पलायन के फलस्वरूप उनका शोषण किए जाने का संकट बना रहता है। बेरोजगारी की अधिकता से उनका शोषण किया जाने का संकट बना रहता है। बेरोजगारी की अधिकता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। बेरोजगारी में शिक्षा की क्या भूमिका है? युवा में बेरोजगारी का मूल कारण अशिक्षा तथा रोजगार परक कौशल की कमी है। बेरोजगार की निर्धनता के निवारण का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा ही है। शिक्षा व्यापक अर्थों में लगभग हर सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान बन सकती है, परंतु बेरोजगारी निवारण में इसकी भूमिका अतुलनीय है। बेरोजगारी क्या है? भारत में बेरोजगारी की प्रकृति या कारणों की चर्चा कब होती है? बेरोजगारी चर्चा तब होती है जब काम करना चाहने वाले श्रमिकों को संकेत देती है, जबकि बेरोजगारी की अत्यंत कम दर अत्यंत गर्म अर्थव्यवस्था का संकेत दे सकती है। बेरोजगारी को
घर्षणात्मक घर्षणात्मक चक्रीय संरचनात्मक या संस्थागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि भारत में शिक्षा तंत्र को जड़ से लेकर उच्चतम स्तर तक सशक्त बना दिया जाए तो बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढना बेहद आसान हो जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिक स्तर पर अवधारणा विकास तथा उच्च स्तरों पर रोजगार परक कौशल्य विकास आधारित शिक्षा तंत्र को विकसित किया जाए। हमारे काफी राजनेताओं के पास सबसे कम अनुभव है और जनता को इसकी काफी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ बेरोजगारी स्वाभाविक होती है। युवा में स्वाभाविक बेरोजगारी दर कुल स्वाभाविक दर से अधिक हो सकती है, परंतु भारत में वास्तविक आंकड़े चौंका देने वाले हैं। स्नातक उत्तीर्ण युवा में 1/3 से थोड़े कम बेरोजगार है और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण युवा में 5 में से 1 बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आखिर यह हालत क्यों है और इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यह चर्चा रोजगार की मांग पर केंद्रित रहेगी। कई युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, मगर वास्तव में रोजगार की उनकी मांग केवल सांकेतिक ही मानी जा सकती है। यह अलग बात है कि ऐसे लोग पूरी गंभीरता से रोजगार की तलाश में जुटे रहते हैं। रोजगार की मांग वास्तविक तब होती है जब उपयुक्त हुनर, शिक्षा और भविष्य में कुछ संभवित योगदान देने में सक्षम लोग जीविकोपार्जन का माध्यम यानी नौकरी तलाश रहे होते हैं। उक्त बातों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि रोजगार की मांग वास्तव में अधिक नहीं है। इसका कारण बिल्कुल सीधा सपाट है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा केवल कुछ सीमित छात्रों तक ही उपलब्ध है। कई नियोक्ता विभिन्न तरीकों से इन अच्छे उम्मीदवारों को नौकरियां की पेशकश करते हैं। इस समस्या की जड़ कहीं और है। युवा रोजगारी उन लोगों में अधिक देखी जा रही है जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तो है, मगर वे सही मायने में शिक्षित या हुनरमंद नहीं है। मगर इन छात्रों या उनके परिवार के बीच धारणा यह है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से यह एक सुहाना विचार है और संभवतः एक कटु सत्य भी है। यह उद्देश्य ऐसे छात्रों या उनके परिवार को दुखी नहीं करना है। ऐसे लोगों की हालत के लिए शिक्षा पद्धति में मौजूद त्रुटियां जिम्मेदार है। यह त्रुटियां एक दिन में नहीं बल्कि समय के साथ अपनी जड़ें जमाती गई है। वास्तव में शिक्षा प्रणाली में संकट की स्थिति है, मगर अफसोस
कि यह समाचार माध्यमों की सुर्खी नहीं बन पाती है। वस्तुत कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली बीमार है और इस संदर्भ में भीषण युवा बेरोजगारी इसका एक लक्षण है। अक्सर यह लक्षण समाचार माध्यमों का ध्यान खींचता है, मगर बीमारी पर कोई चर्चा नहीं होती है। शिक्षा पद्धति से जुड़ी इन सभी समस्याओं का क्या निवारण हो सकता है? हमें शिक्षा संरचना में व्यापक बदलाव करने होंगे। यद्यपि यह काम चरणबद्ध तरीके से करना होगा। शिक्षा पर सरकार की तरफ से अधिक व्यय करना महत्वपूर्ण है, मगर केवल इससे बात नहीं बनने वाली है। हमें दूसरे कदम भी उठाने होंगे, जैसे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति का विकल्प खोजना होगा। शिक्षा में राजनीति यह विचारधारा कम करनी होगी। यह मामला उन पाठ्यक्रमों से भी जुड़ा हुआ है जिनकी पेशकश की जाती है और जिनकी नहीं की जाती है। हमारे भारत में हमेशा कहते आ रहे हैं कि सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे। प्राचीन काल से ही यह श्लोक भारत के कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का मूल बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू से मिलकर बने होने के कारण ये एक बहुआयामी संकल्पना है। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का न होना ही नहीं है, बल्कि ये भोजन सुरक्षा, शुद्ध जलपूर्ति, आवास साफ सफाई तथा चयनित जीवन शैली आदि से भी प्रभावित होता है और आकार प्राप्त करता है। बारिश के दिनों में लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? इस मौसम में पानी जमा हो जाता है, जिनमें मच्छर पैदा होते हैं। इनके काटने से ही डेंगू और मलेरिया बढ़ता है। अगर इनका समय पर इलाज न कराया जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मानसून आते ही जिन बीमारियों का खतरा बढ़ता है, उनकी चपेट में सबसे जल्दी और तेजी से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग आते हैं। गड्ढों में जल भराव के गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। ये बैक्टीरिया आंखों की बीमारियों के कारण बनते हैं। जब कोई व्यक्ति संक्रमित हाथों से आंखों को छूता है तो ये बैक्टीरिया आंखों में जाते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। कई मामलों में कंजक्टिवाइटिस खतरनाक भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति से पूछे कि सफल भारतीय राजनेता बनने के लिए किन गुणों की दरकार है, और बहुत संभावना है कि हमें जवाब में नकारात्मक गुणों के बारे में ही सुनने को मिलेगा। कई लोग कहेंगे कि भारत में सफल नेता बनने के लिए शातिर दिमाग, लोगों को मूर्ख बनाने की क्षमता
और सत्ता की भूख जरूरी है। यह धारणा आकरण नहीं है, यह आत्मतुष्ट अनैतिक अनैतिक और तिकड़मबाज राजनेताओं के ढेरों उदाहरण के कारण निर्मित हुई है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद भारतीय राजनीति में सफल होने के लिए यही एक तरीका बहुत अच्छा है। बहरहाल अब यह धारणा पूरी तरह ये जो धारणा है पूरी तरह सच नहीं है, सच नहीं रह गई है। हालांकि पुराने तरीके की राजनीति अब भी चल रही है, पुराने जमाने की राजनीति अब भी चल रही है, लेकिन साथ ही बदलाव के संकेत भी नजर आ रहे हैं। वह दिन भी आ सकता है जब भारतीय राजनीति का संचालन केवल नेताओं के विजन, विचारशीलता, नीतियों और निर्णय क्षमता के आधार पर होगा। यह इस पर निर्भर करता है कि इस तरह के नेता कितनी तेजी से ऊपर उभरते हैं या बहकाव में आ जाने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी तेजी से घटती है। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि भारतीय राजनेता नए खेल के नियम जल्द से जल्द सीख ले। पुराने तौर तरीके या तो अब नाकामयाब साबित होंगे या उनसे महज शॉर्ट टर्म कामयाबियां ही हासिल की जा सकेगी। वास्तव में जैसे ही भारतीय मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग नई राजनीति को पसंद करने लगेगा, पुराने वाले चाल चलन पर चलने वाले नेता अपने आप आज के चलन से बाहर होते चले जाएंगे। तो वे बुनियादी कारण क्या होंगे जिनके आधार पर भारत की अगली पीढ़ी अपने नेताओं का चयन करेगी? यदि हाल ही की राजनीति कामयाबियों और नाकामयाबियों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि तीन विशेष मानदंड उभर कर सामने आते हैं। यह है नैतिक सुख, सुप्रशासन और राजनीति की कला। देश की जनता के सामने सच्ची लॉन्ग टर्म कामयाबियां की कहानियां तभी सामने आएगी जब हमारे नेता इन तीन मानदंडों पर खरे साबित होने लगेंगे। नैतिक रूप का मतलब है मूल्यों को एक ऐसा समूह जो किसी भी व्यक्ति या पार्टी की बुनियादी हकीकत को प्रदर्शित करता है या इस बात को केंद्रित करता है कि कोई शख्स वास्तव में कैसा है, वह नैतिक है, ईमानदार है, उसके कुछ वसूल है, या वह महज एक अवसरवादी है। क्या वह सही कदम उठाने के लिए अपनी कुर्सी गंवाने से भी नहीं कतराता है? हमारे बहुत तेरे राजनेता यही मात खाते हैं, जबकि देश के नए मतदाता इस बात को सर्वाधिक महत्व देना चाहेंगे। नेताओं को चुनाव जीतने के बाद भी अच्छा काम करके दिखाना होता है। यदि कुछ कल्याणकारी योजनाओं को छोड़ दे तो विकास पर निश्चित ही हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वास्तविक संपदा निर्माण केवल तभी होगा जब हम निजी इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और अपनी अर्थव्यवस्था
में खुलेपन लाएंगे। राजनेता से सबसे ज्यादा यही अपेक्षा की जाती है कि वे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने वाले परियोजनाओं पर काम करेंगे। जो नेता ये नहीं कर पाएगा वे चुनाव हारेंगे। जो नेता ये नहीं कर पाएंगे वे चुनाव जरूर हारेंगे, चाहे वे कितने ही नैतिक हो। शायद सुप्रशासन की कमी की वो वजह है जिसके कारण हमारे कई बाबा और संत नैतिक उत्कृष्टता का दावा करने के बावजूद राजनीति के अखाड़े में पिछड़ रहे हैं। महज ईमानदार होना काफी नहीं, देश को आगे ले जाना भी जरूरी है। तीसरी बात यह है कि राजनीति की कला, पुराने भारतीय राजनीति सबसे ज्यादा इसी बिंदु पर केंद्रित रही है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही नैतिक हो या प्रशासनिक रूप से चाहे कितना ही दक्ष हो, यदि वह राजनीतिक दांव पेच नहीं जानता तो चुनाव जीत नहीं सकता। भारत में राजनीतिक रूप से सफल होने के लिए इस देश को ठीक से समझना और देशवासियों का भरोसा जीतना जरूरी है। कुछ नेता कुछ छल कपट से राजनीति करते आए हुए हैं। जाति समीकरण, गठबंधन की राजनीति, सर्वसम्मति का निर्माण आदि व्यक्ति प्रबंधन के ऐसे हुनर रखते हैं। नेताओं को आगे आने चाहिए कि कम से कम अगले 20 साल तक तो ये हुनर प्रासंगिक बने रहे। ये 3 बिंदु लॉन्ग टर्म कामयाबी के सूत्र है। राजनीति में सत्ता का लोभ स्वाभाविक है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोग को तो मूर्खतापूर्ण ही कहा जाएगा। जीवन में लॉन्ग टर्म लालच ही कारगर साबित होती है। ये देश के लिए भी अच्छा है। अपना कैरियर बनाए और साथ ही एक बेहतर भारत का निर्माण करे। हमारा देश इसका हकदार है। तो दोस्तों, आपका कीमती समय ज्यादा ना लेते हुए मैं इस वीडियो को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।